हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स के बहुत ही ऐसे चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब तक हम पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम प्रतिबिंब से फिर से थोड़ा देखेंगे कि इमेज क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं ग्राफ से कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनती है या बनती हुई प्रतीत होती है। एक आपतन दर्पण में ये एफ है जिसको फोकस बिंदु बोलते हैं और ये सेंटर है। यदि सेंटर से कोई वस्तु को प्रकाश को गुजारेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर के निकलेगा, और यदि कोई किरण फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये एग्जैक्ट रूप से कट रहा है, यानी जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को से प्रकाश गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि वो एग्जैक्ट रूप से यानी रियल रूप से वास्तविक रूप से कटे तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक रूप से कट रहा है। अब आभासी प्रतिबिंब देखिए कैसे होता है। ऐसे एक आपतन दर्पण में ही ये ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और सेंटर C है। अगर जो वस्तु को हम फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिएगा। प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए हम दो किरण आरेख गुजारेंगे। पहला तो एक फोकस होकर के निकलेगा और दूसरा सेंटर से। यदि कोई किरण सेंटर से क्रॉस करती है तो सेंटर की तरफ ही लौटती है, क्योंकि ये इस अक्ष पे क्या होता है, लंबवत होता है। अब जब आगे इसको बढ़ा करके देखेंगे तो कहीं पर काटती हुई प्रतीत होगा। तो ये क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक कटान से बना है। इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि क्या है, ये किरण के वास्तविक कटान से बना है, इसलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और एक किरण के आभासी कटान से बना। देखिए ये पीछे में दर्पण के पीछे में आभासी रूप से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आभासी कटान से बनता है। अब उसके बाद देखेंगे, यानी ये प्रतिबिंब कल भी बताए थे, प्रतिबिंब क्लियर हो गया। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनकी क्या विशेषता है, ये इसका क्या गुण है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए एक समतल दर्पण में यदि कोई किरण लंबवत आती है तो बिना विचलित हुए वह अपने ही पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। समतल दर्पण में यदि कोई किरण लंबवत रूप से पड़ती है तो बिना कोई विचलित हुए अपने ही माध्यम में अपने ही पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। ये समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें का कंडीशन है। इसके बाद देखेंगे कि यदि समतल दर्पण में कोई समतल दर्पण पर कोई किरण तिरछी पड़ती है तो जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाती है। यानी समतल दर्पण पर जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहेंगे। यानी समतल दर्पण पर जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और ये होता है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये है अभिलंब,
जिसको नॉर्मल कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, यानी इसमें थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु जितना ऊपर होता है, जैसे ये क्रॉस किया, ये वस्तु मान चलिए, उसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनता है, यानी वस्तु जितना दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। तो अगर एक समतल दर्पण को इस तरीका से देखेंगे, एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण में वस्तु को यहां पर रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु है। अगर तो यहाँ पर 5 मीटर की दूरी है तो यहाँ पर भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण से पीछे। वस्तु की दर्पण में इसमें देखेंगे कि वस्तु की जितना ऊंचाई होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना ही होगा, और इसमें ये कंडीशन हो गया कि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना ही होता है जितना प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई होता है। साथ ही साथ देखेंगे प्रतिबिंब आभासी होता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसके कारण ये प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो ये समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का कंडीशन था। आगे चलेंगे, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब ये खोखले गोला देखिए इस फॉर्म में होगा। अब इसके देखिए एक ध्रुव ये लेते हैं, एक ध्रुव ये, और इसका सेंटर सी को मान लेते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको पोल यानी ध्रुव कहते हैं, ये भी ध्रुव है, पी से डिनोट करते हैं इसको, वक्रता केंद्र। यह है वक्रता त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे अगर इस खोखले गोले को अंदर से रचित करेंगे तो ये बनेगा उत्तल दर्पण। ये बनेगा उत्तल दर्पण। और अगर जो इसको बाहर से रचित करेंगे तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा, ये होगा इसका परावर्तक सतह, तो ये बनेगा आपतल दर्पण। ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए एक गोलीय दर्पण होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो इसकी संपूर्ण सतह देखिएगा कि इसी से उत्तल दर्पण और आपतल दर्पण में डाइवर्ट होता है, मतलब इसको तोड़ करके बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, इसकी परावर्तक सतह अगर जो धंसा होगा तो उसे बोलेंगे आपतल दर्पण, और यदि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा तो उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण में देखिए क्या क्या सब पॉइंट आता है, तो इसमें आ गया एक वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। इसमें पहले देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है या ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो पहले ध्रुव को देखेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। ध्यान देंगे। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं, और ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद
इसमें ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। अब प्रधान अक्ष क्या है, तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को ही बोलते हैं दर्पण का प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर जो गोलीय दर्पण में अंदर की ओर रंजित करेंगे, यानी धंसा वाला भाग को रंजित करेंगे, तो ये जो बनेगा उत्तल दर्पण का निर्माण होगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि यदि किसी गोलीय दर्पण के उभरा हुआ भाग यानी उठा हुआ भाग को रंजित करेंगे, तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ वाला होगा। तो वो जो आवरण बनेगा वो ये दर्पण का निर्माण होगा, से आपतल दर्पण का निर्माण होगा। तो चलिए उत्तल दर्पण और आपतल दर्पण के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आपतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपतल दर्पण को बोलते हैं कनकेव मिरर, ये क्या है, कनकेव मिरर है आपतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखेंगे पहले आपतल दर्पण में देखेंगे कि क्या इसमें कंडीशन फॉलो होता है। तो देखिए आपतल दर्पण में ये ध्रुव P है, इसकी फोकस F है और ये सेंटर C को मान लेते हैं। अब देखिए आपतल दर्पण का ये परावर्तक सतह जो है से क्या है, धंसा हुआ है, और इसमें देखिएगा कि इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, यानी P बोलते हैं, P से डिनोट करेंगे, और आपतल दर्पण की जो फोकस बिंदु का उसको बड़ी F से डिनोट करेंगे, और इसकी त्रिज्या को C से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपतल दर्पण का डिफिनेशन फिर से देख लीजिएगा। आपतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा हो। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ, और इसके उभरे हुए भाग को रंजित करते हैं, यानी जो भी परावर्तन का रूल फॉलो करेगा सब इधर से धंसा हुआ भाग वाले से ही करेगा। जैसे किसी वस्तु को अगर जो फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखते तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। तो ये आपतल दर्पण में इस तरह का कंडीशन फॉलो करता है। उसको एक एक करके देखेंगे कि वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बाद में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण उस दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह उठा होता है। तो इसके धंसे हुए भाग को रंजित करेंगे। अब देखिए इसका, अब किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करेंगे, और इसका फोकस बिंदु F होगा, और इस सेंटर तो ये साइड होंगे। तो अब देखिए फोकस बिंदु इसमें ये साइड ही होंगे, और इसका सेंटर, चूंकि इसका सेंटर ये साइड में होता है। अब देखिए अब ये उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। अब किसी वस्तु को अगर जो इसमें अनंत से आता है कोई किरण अनंत से आता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरता है, लेकिन इसमें वास्तविक रूप से नहीं गुजरता है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ये किरण आ रही है दर्पण पर पड़ने के बाद अब परावर्तित होकर के ये देखिएगा तो फोकस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगा, फोकस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होता है। अब उसके बाद देखेंगे, इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में इस तरीके का प्रतिबिंब बनता है, डिफाइन करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण के लिए किरण और रेखों का बनावट, मतलब गोलीय दर्पण में कैसे कैसे किरण बनता है उसके लिए देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। जिसका परावर्तक सतह धंसा उसे बोलते हैं आपतल दर्पण। अब देखिए आपतल दर्पण के क्या है, इसमें अगर ये तो ध्रुव P को डिनोट करेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब देखिए इसमें यदि आपतल दर्पण में कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, ये क्या है, प्रधान अक्ष है। यदि कोई किरण आपतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा। जस्ट उसी के अनुसार उत्तल दर्पण में भी देखिए, यदि कोई किरण उत्तल दर्पण में
प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, यानी फोकस बिंदु। तो ये आपतन दर्पण में रूल फॉलो करता है, क्योंकि आपतन दर्पण में अब ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आभासी प्रतिबिंब मानता है। तो इसमें क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होता है और इसमें वास्तविक रूप से कटती है और इसमें कटती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण को ला रहा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रहा है, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपतन दर्पण में ये ध्रुव P है, ये फोकस F है, सेंटर। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। यदि कोई किरण आपतन दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें बोला था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो आपतन दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर के गुजरता है। इसका जस्ट ऑपोजिट ही है कि यदि कोई किरण को फोकस से होकर के गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। इसका ऑपोजिट है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो फोकस होकर के गुजर रही है। इसमें क्या कि यदि फोकस से ही गुजारेगी कोई किरण को तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। जस्ट उसी के अनुसार इसमें भी होगा। ये फोकस बिंदु है। अगर जो कोई किरण फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। देखिए कोई किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रहा है यहाँ पे और दर्पण से परावर्तन हुआ यहाँ से और उसके बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर रहा है। ये प्रधान अक्ष क्या है, समानांतर गुजर रहा है। तो ये ऐसा किरण आरेख फॉलो करता है ये दोनों दर्पणों में कि यदि कोई समानांतर चलती है प्रधान अक्ष के तो फोकस से होकर के गुजरता है, इसमें फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। यदि कोई किरण फोकस से होकर के आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। इसमें क्या है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। एक और कंडीशन को इसमें देखेंगे। यदि आपतन दर्पण में ही कोई किरण आपतित होती है प्रधान अक्ष के ध्रुव पर यानी पोल पर, तो जितना डिग्री का कोण बनाते आते उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाती है। यानी आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण के रूल फॉलो करके निकल जाती है अपने ही माध्यम में। तो इसी तरीका से इसमें भी होगा कि यदि उत्तल दर्पण में कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आती है तो वह परावर्तन का रूल फॉलो कर करके जिस कोण से आती है उसी कोण से बाहर यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये रूल फॉलो करता है किरण आरेख में। और भी देखेंगे आपतन दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनता है उसको अलग अलग से देख करके। अब आपतन दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कि कहां पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसको। एक चीज और ध्यान देंगे, अभी देख रहे थे कि आपतन दर्पण में और ये उत्तल दर्पण था, इसमें जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर जा रहा था किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर के गुजर रहा था। उसी अनुसार ये कंडीशन है, मतलब ये ऐसे फॉलो ही होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। उसी अनुसार उत्तल दर्पण में भी प्रधान अक्ष के जो भी किरण समानांतर आती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। आप देखिएगा ध्यान से। इसके बाद क्या था कि यदि आपतन दर्पण में
कोई किरण फोकस से होकर के फोकस से होती हुई आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। जस्ट उसी अनुसार इसमें भी हो जाएगा कि यदि कोई उत्तल दर्पण में कोई किरण फोकस, ये तो पोल है, फोकस से होते आती हुई प्रतीत होती है, जैसे देखिए तो ये एक हो गया। अगर जो फोकस से आती हुई प्रतीत होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। एक और देखे थे अभी इसमें, इसका यूज है, इसमें आपतन दर्पण से बनने वाला जो भी प्रतिबिंब बनाएगी उस सभी का इसमें ऐसे किरण आरेखों का यूज होगा उसमें। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पोल है ध्रुव और ये एफ है तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर जो कोई किरण सेंटर से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद सेंटर की तरफ ही वापस लौट जाती है। मतलब यदि कोई किरण सेंटर से गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद सेंटर की तरफ ही लौट जाएगी। यानी ये सेंटर से आने वाली किरणें 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, उसके उसी अनुसार इसमें भी हो जाएगा। इसका एफ ए यानी फोकस बिंदु ये सेंटर है। आप देखिए कोई किरण सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है तो वह सेंटर की तरफ ही लौट जाती है, सेंटर की तरफ ही लौट जाती है। तो ये घटना उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। और ये लास्ट एक बताए थे कि यदि कोई अवतल दर्पण में ही उसके ध्रुव पर कोई किरण आती है तो जितना परावर्तन का रूल फॉलो करते हुए जितना कोण बनाती हुई आती है उतना ही कोण बनाते हुए अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। ये दोनों में इस तरह का रूल फॉलो होता है, चाहे उत्तल हो या अवतल। तो इसका यूज है, देखिए अब अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, तो देखिए कैसे कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का बनना, देखेंगे इसमें पहला कि जब वस्तु अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरण आरेख को गुजारेंगे, ये ध्रुव है जिसको P से डिनोट करते हैं, ये फोकस बिंदु F है और ये सेंटर C है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, चाहे जैसे भी गुजारे, नीचे से गुजारे या ऊपर से गुजारे। यदि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष की जितनी भी समांतर किरणें आती है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरते उसे मुख फोकस करते हैं। अब देखिएगा इसको, तो क्या हो रहा है यहाँ पे किरण आरेख को देखेंगे तो जितनी भी सारे मुख अक्ष के समानांतर आ रही है अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष की मुख फोकस होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रहा है। यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा वास्तविक और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते वह बिंदु है फोकस बिंदु, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए तो ये क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, छोटा। उसके बाद वही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर। और वास्तविक जब बनता है तो उसका क्या प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे इसमें। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन में कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच हो, अवतल दर्पण में
आपतन दर्पण में जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच हो। जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच हो, तो ये वस्तु यहाँ पर अनंत, इधर अनंत है, ये सेंटर है, इसके जब बीच में रखते वस्तु को तो दो किरण आरेख गुजारेंगे। तो पहला तो ये किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा, क्योंकि क्या है, किरण आरेख का एक कंडीशन है कि कोई भी दर्पण में प्रधान अक्ष के जो समानांतर जितनी भी सारी किरणें आती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये प्रधान अक्ष की जो भी समानांतर किरण जाएगी कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। अब दूसरा देखिए इसमें, अब दूसरा क्या होगा इसमें, तब देखिए इसका प्रतिबिंब जब कोई वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है, और एक किरण आरेख को सेंटर से गुजारते हैं तो उसका प्रतिबिंब देखिएगा सेंटर और फोकस के बीच बन रहा है। अब आप खुद से ध्यान दीजिए कि इसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या छोटा, तो देखिएगा तो वस्तु से कुछ छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु मान चलिए कि ये है ए बी, तो ये हो जाएगा बी ए डैश बी डैश, और ये ध्रुव को पी से ड्रॉ किए हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को सेंटर और अनंत के बीच रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब प्रधान अक्ष के सेंटर और फोकस के बीच बनता है, और वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है इसका। तो ये अगर जो ए बी इसका वस्तु की ऊंचाई है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, तो इसका नेचर होगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा ये कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है ये। तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ये, और वस्तु से ये उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, और ये बना रहा है सेंटर और फोकस के बीच में, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आप देखेंगे कि जब वस्तु को सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ये एफ फोकस बिंदु और ये सेंटर मान लीजिए। अब देखिए जब वस्तु को सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब क्या कंडीशन फॉलो करता है, जब किसी वस्तु को किरण आरेख को गुजारते हैं तो पहला तो उसका किरण फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, और दूसरा देखिए कि यदि किसी वस्तु से किरण आरेख से फोकस होकर के निकलेगा तो वह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए सेंटर पर ही बनता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु को आपतन दर्पण में प्रधान अक्ष पर सेंटर पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, जब वस्तु सेंटर पर होती है इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहां पे वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे कि अगर वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। जब वस्तु को
सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो देखिए इसका ध्रुव P रहेगा ये, और ये F से डिनोट करेंगे फोकस बिंदु को, और ये सेंटर C है। अब ये तो सेंटर पर रखे थे वस्तु को तो प्रतिबिंब सेंटर पर बन गया। अब सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हैं वस्तु को, तो ये सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हैं, तो इसके लिए किरण आरेख को दर्शाएंगे। तो पहला तो इसका किरण जो है से फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, और दूसरा देखिए ध्यान से और वस्तु को छोटा लेना पड़ेगा, और दूसरा सेंटर से होकर के गुजारेंगे इसको। तो जानते हैं कंडीशन कि जो किसी भी दर्पण में यानी अवतल या उत्तल यदि उसको सेंटर से कोई किरण गुजरता है तो उसको सेंटर की तरफ ही लौट जाता है, क्योंकि लंबवत होता है। अब इसमें देखिएगा इसको सेंटर से होकर गुजरेगा तो ये आगे बढ़ाने पर किरण यदि ए भी वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान देखिएगा इसमें जब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सेंटर के बीच बनता है। इधर अनंत है और इधर सेंटर है, तो सेंटर और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है, और एक प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या बनाता है प्रतिबिंब? सेंटर और यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच और उसका दूसरा देखिएगा कि इसका प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा बड़ा। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, और उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया जब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच था। तो जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब क्या प्रतिबिंब बनता है, कहां पे, तो उसको देखेंगे। ये ध्रुव P है और एक फोकस बिंदु F है। सेंटर को C रखते हैं यहाँ पे। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब देखिए जब वस्तु को सेंटर पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है सो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर। उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि क्या एक दूसरे के समांतर जा रहा है यहाँ पे। तो उसका ऑपोजिट होता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु को फोकस पर रखें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट के रूल फॉलो करता है इसमें। एक लास्ट है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो इसके लिए लिखेंगे कंडीशन, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। आप देखेंगे इसके एक और, एक दो, ये तीसरा था, चौथा कंडीशन था ये, पांचवा, एक सिक्स लास्ट देखेंगे कि जब वस्तु को फोकस,
जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख देता है उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? ये पोल है और एक बिंदु है, यहां पर सेंटर को नोट करेंगे। जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? एक किरण तो फोकस होकर के गुजरेगा ही। देखिए यही आपतन दर्पण में यही एक कंडीशन है कि जो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यही कंडीशन में हम आपतन दर्पण का उपयोग करते हैं हजावती दर्पण के रूप में, क्योंकि क्या होता है कि ये अब वस्तु के अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा और सुदृढ़ प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे वस्तु के अपेक्षा बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है सीधा आभासी और वस्तु के अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिए, यानी आपतन दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे वस्तु के अपेक्षा बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और यही कंडीशन में हम आपतन दर्पण का उपयोग हजावती दर्पण के रूप में करते हैं। तो आपतन दर्पण में प्रतिबिंब को बनने का सब कंडीशन देख लिया हम लोग कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा बनेगा, फोकस पर बनेगा कि सेंटर पर बनेगा। तो यहीं पर हम वीडियो का स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपतन दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बाद बनाएंगे।